हेलो स्टूडेंट्स, और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था सप्लाई ऑफ मनी। उसमें हमारा एक पॉइंट ए पॉइंट हो गया था। आज बी पॉइंट है इसका, ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। सुनिए, इसमें मुद्रा पूर्ति के संकीर्ण अर्थ में मुद्रा के मूल्य के संचय के कार्य को भुला दिया गया है, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में ही मुद्रा की पूर्ति का वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों, जिनमें मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख हैं, ने कहा है कि मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विनिमय कार्य। इन्होंने मुद्रा पूर्ति में समय जमाओं, मियादी जमाओं को भी शामिल किया है। उनके अनुसार समय जमाओं को किसी भी समय मांग जमाओं अथवा नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः उनको भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए। इसे मुद्रा पूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को भारत में M3 कहा जाता है। संक्षेप में ये एक बॉक्स में दे रखा है समीकरण के रूप में। मुद्रा की पूर्ति M3 = करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस समय या मियादी जमाएं, यानी सप्लाई ऑफ मनी ब्रैकेट में M3 = करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट्स। सुनिए, इसमें स्पष्ट रूप से संकुचित परिभाषा के अनुसार बचत एवं सावधिक जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में नहीं जोड़ा जाता, जबकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसे जोड़ा जाता है। बचत एवं सावधिक जमाओं को जोड़ने के पक्ष में तर्क, बचतों और सावधि जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि लोग प्रायः अपनी सावधि जमाओं को करेंसी और मांग जमाओं में बदलते रहते हैं। इसलिए सावधि जमाओं के आधार पर भुगतान न होने के बावजूद भी समस्त बैंक इन्हीं मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करते हैं। अब आता है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में बहिष्कृत मदें। निम्नलिखित मदों को एक देश की मुद्रा की पूर्ति से बहिष्कृत किया गया है। नंबर 1, वाणिज्य बैंकों के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जनता की जमाएं या साख मुद्रा का आधार होती हैं। नंबर 2, एक देश में पत्र मुद्रा को छापने के लिए जो स्वर्ण प्रतिभूति के रूप में आरक्षित रखा जाता है, उसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रचलन में नहीं रहता। नंबर 3, सरकार तथा केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन कोषों पर ही जनता की मांग जमाएं आधारित होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक तथा प्रवाह दोनों रूपों का अध्ययन किया जा सकता है। यदि मुद्रा पूर्ति का अध्ययन किसी समय बिंदु के संबंध में किया जाता है तो यह स्टॉक धारणा कहलाती है। यह कहना कि देश में इस दिनांक को मुद्रा की पूर्ति इतनी है तो यह स्टॉक धारणा कहलाएगी, परंतु जब मुद्रा की पूर्ति किसी अवधि में देखी जाती है तो यह प्रवाह धारणा बन जाती है। मुद्रा का प्रवाह मालूम करने के लिए जनता के पास मुद्रा के स्टॉक को एक निश्चित अवधि या 1 वर्ष में चलन मुद्रा के औसत प्रचलन वेग से गुणा कर दिया जाता है। मुद्रा के प्रचलन वेग से तात्पर्य इस बात से होता है कि एक सुनिश्चित अवधि में मुद्रा की एक
इकाई सौदों के निपटारे हेतु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास किस गति से जाती हैं। यदि मुद्रा का स्टॉक m हो तथा औसत वेग v हो तो एक निश्चित अवधि में मुद्रा की पूर्ति m इंटू वी इजिकल टू एम वी होगी। संक्षेप में मुद्रा के प्रवाह में मुद्रा स्टॉक तथा मुद्रा का मूल प्रचलन वेग दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। अब आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक। इसमें सुनिए, मुद्रा पूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर इनकी सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा पूर्ति का आकलन 4 संगठकों की सहायता से करता है। इनमें M1, M2, M3 और M4। नीचे हम भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। पहला है नंबर 1 M1 और नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मनी, यानी कि M1 अर्थात मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा। सुनिए, भारत जैसे अर्धविकसित देश के लिए मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा अर्थात M1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुद्रा पूर्ति की इस अवधारणा अर्थात M1 के अंतर्गत अग्रलिखित तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नंबर A, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास करेंसी। सुनिए, जनता के पास करेंसी का मुद्रा की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। संचालन में नोट, रुपए के सिक्के, छोटे सिक्के, इनके जोड़े में से बैंकों के पास नकदी को घटा दिया जाता है। अतएव जनता के पास करेंसी बराबर चलन में नोट प्लस रुपयों के सिक्के प्लस छोटे सिक्के माइनस बैंकों के पास नकदी। नंबर बी है डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, बैंकों में मांग जमा। बैंकों में मांग जमा से अभिप्राय व्यापारिक तथा सहायकारी बैंकों की मांग जमा से है। इनका निर्णय 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 सक्रिय एक्टिव तथा नंबर 2 निष्क्रिय पैसिव। पहली प्रकार की जमा राशियों का निर्माण तब होता है जब लोग बैंकों में नकदी जमा करते हैं। इसे उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की जमा राशियों का निर्माण तब होता है जब बैंक ऋण देकर जमा राशियां एकत्र करते हैं। नंबर सी अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक्स, यानी कि रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के अंतर्गत वे जमाएं शामिल की जाती हैं जो कुछ लोक संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक बैंक, यूनिट ट्रस्ट आदि तथा विदेशी सरकारें रिजर्व बैंक के पास जमा कराती हैं। इनकी मात्रा बहुत कम होती है तथा रिजर्व बैंक इन जमाओं पर कोई ब्याज नहीं देता। संक्षेप में ये दे रखा है बॉक्स में। M1 बराबर जनता के पास करेंसी ब्रैकेट में C प्लस बैंकों की मांग जमा ब्रैकेट में DD प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा यानी कि AOD। अब नंबर 2 आता है M2 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति की M2 धारणा। इसमें M1 के अतिरिक्त डाकघरों के बचत बैंकों की समस्त जमा को शामिल किया गया है, अर्थात M2 बराबर M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंकों में जमा। नंबर 3 आता है M3 और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि M3 या मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत धारणा। तो सुनिए, इसमें मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत धारणा में M1 जनता के पास करेंसी प्लस बैंक की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के अतिरिक्त बैंकों की सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट्स
भी शामिल की जाती है, अर्थात M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। नंबर 4, M4 कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति की M4 धारणा। M4 मुद्रा की पूर्ति की सबसे अधिक विस्तृत धारणा है। इसके अंतर्गत M3 के अतिरिक्त डाकघरों की कुल जमा शामिल होती है, चाहे ये बचत बैंकों द्वारा की जाए या अन्य स्कीमों द्वारा की जाए। M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों की कुल जमा। अगला टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। सुनिए, इसमें मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक या कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। सुनिए, यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है, अर्थात कम बाजार दर पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि महंगी मुद्रा नीति अपनाता है तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। नंबर 2, कॉमर्शियल बैंक कैपेसिटी एंड पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति। बैंकों के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतनी ही अधिक साख का विस्तार होगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत कम नकदी जमा होने पर साख का विस्तार भी कम होगा। नंबर 3, गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, यानी कि सरकार की राजकोषीय नीति। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।